हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 सितंबर के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जल जीवन मिशन हर घर जल की कौन सी वर्षगांठ 15 अगस्त 2024 को मनाई गई है? 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था जल जीवन मिशन हर घर जल। राइट, किसने शुरू करा था? ये जल शक्ति मंत्रालय ने योजना शुरू करी थी। जल शक्ति मंत्रालय भी 2019 में ही बना था। बहुत सारे मंत्रालयों को मिला के बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पेयजल और स्वच्छता विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल शक्ति मंत्रालय ने 15 अगस्त 2019 को शुरू की थी योजना, जिसका नाम है जल जीवन मिशन हर घर जल। नाम से पता चल रहा है हमें ग्रामीण इलाकों में हर घर में जल पहुंचाना है। राइट, तो ये इसकी 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई 15 अगस्त 2024 को। 15 अगस्त 2024 को क्या ये योजना सफल रही? बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखें 2019 में भारत के कितने परसेंट ग्रामीण घर हैं जिनमें नल से जल आता था, और नल से जल अगर ना आए तो क्या है, महिलाओं को फिर दूर जाना पड़ता है कुएं वगैरह से पानी लेने। राइट, तो 2019 में सिर्फ 3.23 करोड़ यानी सिर्फ 17% घर ऐसे थे रूरल। ये मैं ग्रामीण घरों की बात कर रहा हूं, यानी रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं। सिर्फ 17% ऐसे थे जिनमें टैप वाटर कनेक्शन था। और अब क्या स्थिति है? अब ये 15 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। राइट, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा चाहिए, सरकार ने दिया है, तो 15 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 77.98% घर ऐसे हैं रूरल जिनमें नल से जल पहुंच चुका है। यह डेटा है 12 अगस्त तक का, 12 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024। राइट, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 78% ग्रामीण घर हैं जिनमें नल से जल पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफल ये योजना रही है। और क्या होता है ना, महिलाओं का टाइम बचता है। कितना टाइम बचता है? WHO की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जल जीवन मिशन के आने से, अगर ये मिशन पूरा हो गया तो हर रोज 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे। 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ घंटे हमारी ग्रामीण महिलाओं के बचेंगे। ये समय उन्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जब पानी घर में आएगा तो ऑब्वियसली साफ होगा, कुएं का पानी, और ये तो उतना साफ नहीं होता है। घर में जो पानी आएगा वो साफ होगा, तो उससे जो पानी वाले रोग होते हैं जैसे डायरिया के कारण 4 लाख लोग मर जाते हैं, तो उनमें भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी, कम लोग मरेंगे। राइट, और जैसे टाइफॉइड है, जैसे जापानी बुखार, इस तरह के जो रोग हैं गंदे पानी की वजह से ज्यादा फैलते हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अभी तक भारत के 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के हर घर जल 100% वहां पे हो चुका है, यानी 100% घरों में नल से जल है। पहला राज्य भारत का था गोवा, जिसमें नल से जल पहुंचा, और पहला यूनियन टेरिटरी था दादरा नगर हवेली दमन और दीव। दादरा नगर हवेली दमन और दीव, और टोटल हैं 11, जैसे गोवा, दादरा नगर हवेली दमन दीव, अंडमान निकोबार, हरियाणा, तेलंगाना, पुदुचेरी, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें 100% सैचुरेशन हो चुका है, 100% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच चुका है, और 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घर हैं जिनमें नल से जल पहुंच चुका है। तो काफी सफल ये योजना रही। किस मंत्रालय की योजना है? जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। और अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे, जैसे बिहार 96% हो चुका है, उत्तराखंड 95%, लद्दाख 93%, नागालैंड 91%। तो ये भी बहुत जल्दी आप देखेंगे इनमें भी 100% हर घर नल से जल हो जाएगा। और इसमें हम कितना पानी भिजवाते हैं हर घर में? इसमें हमारा टारगेट है 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे। 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे। इतना पानी हमें, मान लो अगर उस घर में 3 लोग रहते हैं तो 55 लीटर इंटू 3 यानी 150 लीटर पानी नल से पहुंचना चाहिए हर रोज। तो आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। क्या यह योजना पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है या केंद्र? नहीं, इसमें फंडिंग होती है। यूनियन टेरिटरी के केस में 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है या हिमालयी राज्य है तो 90:10 का रेशियो होता है, तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो राज्य को खर्चना होगा। यूनियन टेरिटरी के केस में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगर कोई नॉर्मल स्टेट है तो उसमें 50-50 होता है।
50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्चती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का नेशनल रोल आउट हुआ है। भारत के 13 तटीय राज्य मतलब जिनका समुद्र से तट रेखा लगती है। जैसे आप गुजरात से शुरू हो जाइए, गुजरात, फिर नीचे आ जाओ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर पूर्वी तरफ आ जाओ तो तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाल हो गया। इन सबको क्या बोलते हैं? तटीय राज्य बोलते हैं। ठीक है, तटीय राज्य। तो तटीय राज्य या यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में जैसे अंडमान निकोबार है वो भी समुद्र में है, लक्षद्वीप हो गया वो भी समुद्र में, राइट, दीव वगैरह हो गया ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 13 तटीय राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं उनमें जो मछली पकड़ने वाले जहाज होते हैं जिन्हें फिशिंग वेसल कहा जाता है, अब या तो ये मैकेनाइज्ड हो, मशीनीकृत, या मोटर से चलने वाले हों, तो दोनों में ट्रांसपॉन्डर लगाए जाएंगे। ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं? मान लो एक नाव है कोई, ठीक है, एक कोई नाव है मान लेते हैं, और ये समुद्र में फंस गई, तो मछुआरा जो है वो तुरंत ट्रांसमीटर लगा हो, इसमें ट्रांसमीटर लगा हो जिससे वो अपनी बात कह पाए आपदा प्रबंधन विभाग को, और उसमें रिसीवर भी लगाओ जिससे जो आपदा प्रबंधन विभाग जो जानकारी दे रहा है वो इस तक पहुंच जाए, दोनों। तो ट्रांसपॉन्डर मतलब ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी। ट्रांसमीटर और रिसीवर को मिला के बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर, यानी ट्रांसमीटर भी है और रेस्पॉन्डर भी है यानी रिसीवर भी है। तो ये लगाए जाएंगे 1 लाख नाव में, 1 लाख नाव में लगाए जाएंगे। वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। और ये वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम, इसमें खर्चा कितना करेगी सरकार? 360 करोड़ रुपए, 360 करोड़ रुपीज, 360 करोड़ रुपीज। और आपको बता देता हूं 1 लाख ट्रांसपॉन्डर इंस्टॉल किए जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? ये वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम ये बनाई है इसरो ने, इसरो ने। तो अगर कोई मछुआरा मान लो फंस जाता है कहीं बाढ़ में या समुद्र में जो तूफान आते हैं या कहीं भी, मतलब, तो वो इन ट्रांसपॉन्डर की मदद से तुरंत जो है कम्युनिकेशन कर पाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मछली पकड़ने के जो बंदरगाह और एकीकृत जल पार्क उनका विकास, हाल ही में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाना, इस पे भी ध्यान देने को कहा। तो बायोफ्लॉक होता है जिसमें जो सूक्ष्म जीव उत्पादन है वो होता है इन सीतु सूक्ष्म जीव उत्पादन पर आधारित एक पर्यावरण के अनुकूल जल कृषि तकनीक है बायोफ्लॉक, और एक है RAS यानी रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो इसमें यांत्रिक और जैविक फिल्टर यूज होते हैं। तो मछली पालन टैंक जो हैं उनमें जो निलंबित कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल और मेटाबोलाइट, उनको हटाने के बाद पानी रिसाइकल होता रहता है। तो ये तकनीक भी उन्होंने अपनाने को सबको कहा। इस संगठन या विभाग ने लिटिगेशन, मुकदमों को कम करने के लिए और जो टैक्स पेयर हैं उनको राहत देने के लिए ई विवाद समाधान योजना, ये इंग्लिश में याद रखनी है आपको, ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम स्टार्ट करी है, EDRS आपको स्टार्ट करी है, ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये करा है हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी हमारा आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सेक्शन 245 MA यानी धारा 245 MA इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये EDRS स्कीम स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होगा? जो हमारा पूरा इंडिया है उसमें 18 जुरिस्डिक्शन हैं। हमारे इनकम टैक्स के जो विभाग हैं उसको 18 हिस्सों में बांटा हुआ है, 18 जुरिस्डिक्शन है। सब में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएंगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यानी DRC बनाई जाएंगी। लेकिन याद रखिए ये जो स्कीम है बहुत बड़े डिस्प्यूट्स के लिए नहीं है। अगर आपका जो एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशन है 10 लाख रुपए तक है और अगर आपका जो रिटर्न्ड इनकम है वो 50 लाख रुपए तक है तो ही इस स्कीम से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशंस 10 लाख रुपए तक है और कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें जो रिटर्न्ड इनकम है वो 50 लाख रुपए तक है, तो उसी में जो है आपको रिलीफ मिल सकता है स्कीम के थ्रू। वही आप निपटान उसका कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन जो ये DRC हैं इनके तहत, राइट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यानी DRC, उनके तहत आप उसका निपटान कर सकते हैं। और 6 महीने का टाइम दिया गया है DRC को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज को 6 महीनों के अंदर उन्हें डिस्प्यूट जो है उसे रिजॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। गोवा शिपयार्ड ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण करने वाला जहाज बनाया। समुद्र में जब ऑयल स्पिल हो जाते हैं, कोई जहाज डूबा तो तेल जो है उसका रिसाव हो जाता है, ऑयल स्पिल फैल जाता है, तो उस सब की चीज़ों को कंट्रोल करने में ये जहाज महारत है।
और भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड को ठेका दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 जहाज बनाने का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जहाज बना के दिया है। तो पहला अभी बनके तैयार हो गया, इसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप ये पूरी तरह से भारत में बना है और इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, रॉ मटेरियल, वो 72% भारत का है। 72% जो है वो भारत का है। तो गोवा शिपयार्ड जो है इसने बनाया है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप। और 72% जो है इसमें इंडिजिनस कंटेंट यूज हुआ है। और गोवा शिपयार्ड ने अभी एक रशिया के साथ डील करी थी 4 जहाज की, जिसमें 2 तो इंडिया बने बनाए खरीदेगा, तो वो हमने बने बनाए खरीद लिए। एक का नाम है तुशिल और एक का नाम है तमल। तुशिल तो कमीशन भी हो गया है, तमल अभी कमीशन हो जाएगा फरवरी 2025 के आसपास। और 2 हम इंडिया में बनाएंगे, तो गोवा शिपयार्ड बनाएगा, टेक्नोलॉजी रशिया देगा। उन 2 में पहला त्रिपुट अभी अभी लॉन्च हुआ है। त्रिपुट ये एक एडवांस्ड फ्रीगेट जहाज है, एडवांस्ड फ्रीगेट जहाज है, इसका नाम है त्रिपुट। और दूसरा भी बन रहा है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई है 13वीं बार। इसमें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन डिक्लेयर किया गया है, तो ये है गौतम अदानी। इनकी संपत्ति है 11,61,800 करोड़। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी और परिवार 10,14,700 करोड़। तीसरे नंबर पे शिव नदार का परिवार 3,14,000 करोड़। चौथे नंबर पे साइरस पूनावाला 2,89,000 करोड़। 5वें नंबर पे दिलीप संघवी, सन फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन। तो ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर व्यक्ति और परिवार। तो इसके बाद कुछ और भी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे जोहो कंपनी की मालकिन राधा वेम्बू ये सबसे धनी स्वनिर्मित महिला हैं। इनकी संपत्ति है 47,500 करोड़। फिर है नायका की फाल्गुनी नायर, इनकी संपत्ति है 32,200 करोड़। और फिर है एरिस्टा नेटवर्क की जयश्री उल्लाल, इनकी संपत्ति है 32,100 करोड़। अरबपतियों की राजधानी मुंबई को कहा गया है। भारत में लगभग 386 व्यक्ति हैं अरबपति, जो मुंबई में है सबसे ज्यादा। इसके बाद है नई दिल्ली 217। तो ये मुंबई जो है वो है अरबपतियों की, एशिया की अरबपतियों की राजधानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचेस्ट एनआरआई कौन है। रिचेस्ट एनआरआई हैं गोपीचंद हिंदुजा और परिवार, लंदन बेस्ड हैं ये। इनकी संपत्ति है 1,92,700 करोड़। लक्ष्मी निवास मित्तल 1,60,900 करोड़। अनिल अग्रवाल 1,11,400 करोड़। तीनों लंदन में रहते हैं। तो ये हैं 3 सबसे रिचेस्ट एनआरआई। कौन सी कंपनी है जिसे अभी अभी नवरत्न का दर्जा मिला है इनमें से, तो ये है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये 23वीं नवरत्न कंपनी जो है वो बनी है, 23rd नवरत्न कंपनी है ये। 24वीं बनी है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। और 25वीं है सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम। 22वीं है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और 21वीं थी माजागों डॉक शिप बिल्डर। तो ये जो लिस्ट है अपडेट हुई है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो डिक्लेयर करता है नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न। तो मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न। नवरत्न बनने का एक फायदा यह है कि आप 30% जो आपकी नेटवर्थ है, मैक्सिमम 1,000 करोड़ तक, 30% या 1,000 करोड़ जो भी इनमें से कम है, 1 साल में बिना सरकार से पूछे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी काफी ज्यादा ऑटोनॉमी आपको मिलती है, काफी ज्यादा ऑटोनॉमी आपको मिलती है। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एकमात्र ऐसी कंपनी है भारत में जो सोलर पावर को लेके डेडिकेटेड सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियां। इंग्लिश में ध्यान रखिए, पाथवेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टुवर्ड्स गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये एक ऐसा एरिया जिसमें हमें काम करना है। एडिबल ऑयल क्या होता है? एडिबल ऑयल वो होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, जो हम खाते हैं। जैसे सरसों का तेल है वो हम खाते हैं, पाम ऑयल है, ताड़ का तेल जिसमें समोसे वगैरह बनते हैं ना इंडिया में। मतलब ये बेसिकली वो तेल है जिनका उपयोग खाना पकाने या खाने में तलने या इन सब के लिए किया जाता है। एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं 50% से भी ज्यादा। तो एक व्यक्ति भारत में कितना एडिबल ऑयल का उपयोग करता है? तो बढ़ गया है ये। एक समय था आज से 40 साल पहले लगभग, जब सिर्फ 1.7 kg पर ईयर, अब ये हो गया है बढ़ के 19.7 kg पर ईयर। जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, भारत में एक व्यक्ति एक साल में लगभग 19 किलो और 700 ग्राम यानी 19.7 kg एडिबल ऑयल खा जाता है या खाने में इस्तेमाल करता है, जो भी। अब भारत में 9 तरह के एडिबल ऑयल होते हैं। इस रिपोर्ट में जो जो कहा गया वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में 9 तरह के ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं जो हम उगाते हैं। जैसे इनमें है मूंगफली का तेल, जैसे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन का तेल, जैसे सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, सेजामे का तेल, जैसे सेजामे शायद तिल को बोलते हैं, तिल का तेल नहीं,
सैफ फ्लावर होता है एक, सनफ्लावर का छोटा भाई मान लीजिए सैफ फ्लावर। नाइजर, NIG, नाइजर सीड होता है। कैस्टर, अरंडी का तेल। लिनसीड होता है, LINSEED, लिनसीड। तो ये सब जो तेल है, भारत में 9 तरह के तेल होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। यहां तक क्लियर है? तो भारत में जितना भी एरिया कृषि होती है उसका 14.3% पे हम एडिबल ऑयल की खेती करते हैं। यानी जो एडिबल, जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है भारत में, वो 14.3% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। और भारत का 8% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑयल सीड से होता है। देखो, कुछ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम करते हैं लेकिन ज्यादातर तो हम खरीदते हैं, राइट। तो अब भारत में अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि 100% जो है वो ऑयल सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? 34% होता है सोयाबीन, सबसे ज्यादा। भारत में जितना भी एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो उसका 34% सोयाबीन का तेल होता है। दूसरे नंबर पे 31% है सरसों का तेल, और तीसरे नंबर पे 27% है ग्राउंडनट ऑयल। यानी आप देख सकते हैं लगभग भारत में 90% तो यही तीन है। 90% से ज्यादा यही तीन है। सोयाबीन का तेल 34%, 31% है सरसों का तेल, और मूंगफली का तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल है 27%। तो बाकी 6 जो हैं ऑब्वियसली हमें बाहर से खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों पहले नंबर पे हैं। दोनों लगभग 21.5% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे नेशनल प्रोडक्शन में। कभी राजस्थान ऊपर, कभी मध्य प्रदेश ऊपर। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों लगभग 21.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। गुजरात फिर तीसरे नंबर पे है लगभग 17% के आसपास, और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे है लगभग 16% के आसपास, 15.83%। अगर आप इन्हीं 4 राज्यों को देखें तो 75% से ज्यादा जो हमारा एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है वो इन्हीं 4 राज्यों से आता है। इन्हीं 4 राज्यों से आता है। और पर कैपिटा कंजम्पशन जो मैंने आपको बताया वो कितना है? 19.7 किलोग्राम पर ईयर। और लगभग 57% जो हमारा एडिबल ऑयल है वो हम बाहर से खरीदते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी यही कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा निर्भरता अच्छी नहीं है बाहर, हम आयात पे निर्भर करते हैं पूरी तरह से एडिबल ऑयल पे 57%। तो उन्होंने कई योजनाएं भी शुरू करी हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो बाहर से हम कौन कौन सा तेल खरीदते हैं? सबसे ज्यादा तेल हम कौन सा है जो बाहर से खरीदते हैं, ये आप जानते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा है पाम ऑयल। पाम ऑयल 59% पाम ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, 59%, राइट। सोयाबीन का तेल 23%, और सनफ्लावर ऑयल 16%। अब सूरजमुखी का तेल भारत में होता है लेकिन फिर भी हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। तो मतलब हमारी जो निर्भरता है ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा इनका आइडिया होना चाहिए। पाम ऑयल 59%, सबसे ज़्यादा जो हम बाहर से तेल खरीदते हैं उसमें से 59% हिस्सा तो सिर्फ पाम ऑयल का है। 23% जो है वो सोयाबीन ऑयल का है 23%, और सनफ्लावर ऑयल तीसरे नंबर पे है 16%। तो ये इस तरह का डेटा इस रिपोर्ट में दिया है। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में शाखा खोलने वाला पहला विदेशी यूनिवर्सिटी बन गया है? कहने का मतलब ये है, भारत का पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सा है जिसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली है? अब आप कहेंगे सर पिछले साल आपने पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन यूनिवर्सिटी। आपकी बात ठीक है, DEAKIN, डेक्कन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का जो पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसने भारत में अपना कैंपस खोला है। गिफ्ट सिटी गुजरात में उसने खोला है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी था यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, WOLLONGONG, वोलोंगोंग, वो दूसरा था। तो आप कहेंगे सर फिर अभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसने भारत में अपनी शाखा खोली है? क्योंकि दो तो खोल चुके हैं ऑलरेडी। पहला था डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरा था वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का। तो तीसरा होना चाहिए। ये पहला क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये पहला है फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसने यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करके पहला खोला है। गुरुग्राम में इन्होंने अपना, गुरुग्राम हरियाणा में अपना कैंपस खोला है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड में है, ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। यूजीसी गाइडलाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से खोला है, ऐसा करने वाला पहला है। जो डेक्कन यूनिवर्सिटी थी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी थी उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं खोला था, यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं खोला था, राइट। तो इसने यूजीसी गाइडलाइन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये कहती है कि हमें जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना है, उनके हिसाब से खोला है। ऐसा करने वाला ये पहला है। कौन से राज्य में 5097 मेगावाट की 5 रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बन रही हैं? इसके लिए सतलुज जल विद्युत निगम को ठेका दिया गया है। यह है अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में सेटअप करेगा। कौन करेगा? सतलुज जल विद्युत निगम।
जो कि अभी अभी नवरत्न कंपनी बनी है, हमारे ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। ये 5 प्रोजेक्ट कौन से हैं बताता हूं। पहला है 3097 मेगावाट का एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दिबांग नदी पे आ रहा है। ये भारत के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से होगा। एटालिन ETALIN, दिबांग नदी DIBANG। उसके बाद है 680 मेगावाट का अटुल्ली ATTUNLI अटुल्ली प्रोजेक्ट। फिर है 500 मेगावाट का 500 मेगावाट का एमिनी EMINI। फिर है 420 मेगावाट का अमुलिन AMULIN। और फिर है 400 मेगावाट का मिहमडों MIHUMDON। तो बाकी एटालिन को छोड़ के जो बाकी प्रोजेक्ट हैं वो कौन सी नदी पे आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। और ये सारी दिबांग की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। यस, जो मेन प्रोजेक्ट है एटालिन वो दिबांग पे आ रहा है। बाकियों का बताते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। पहले मिहमडो की बात करते हैं। मिहमडो आ रहा है ड्री नदी पे, DRI ड्री। मिहमडो जो है 400 मेगावाट का, वो आ रहा है ड्री नदी पे। और ड्री नदी आप जानते ही हैं कि जो ड्री नदी है वो दिबांग की ही ट्रिब्यूटरी है। फिर बात करते हैं अमुलिन की। अमुलिन आ रहा है उस नदी पे जिसका नाम है मेथन, MATHUN, मेथन, MATHUN, मेथन नदी पे आ रहा है। फिर बात करते हैं एमिनी। एमिनी जो प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट का, ये भी दिबांग पे आ रहा है, डायरेक्टली दिबांग पे आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग पे आ रहा है। अब बात करते हैं अटुल्ली। अटुल्ली आ रहा है टेंगो नदी पे, TANGON, टेंगो, टेंगो नदी। टेंगो नदी भी दिबांग की ट्रिब्यूटरी है, उस पे आ रहा है। तो मैंने आपको काफी डीप में जाके ये भी बता दिया कि ये सारे प्रोजेक्ट इस पे आ रहे हैं, लेकिन अगेन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, एटालिन जरूर आएगा। एटालिन कौन सी नदी पे आ रहा है, तो दिबांग नदी पे आ रहा है। और ये पांचों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनकी क्षमता आपको बता दी और कौन सी कंपनी ने स्थापित करी है वो भी बता दिया। नेपाल का एक जिला है जिसको बोलते हैं कबरे पलांचोक। इसमें एक नगर पालिका है जिसको WHO ने हेल्दी सिटी का दर्जा दिया है, यानी नेपाल का पहला स्वस्थ शहर का दर्जा दिया है और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर का दर्जा दिया है। ये कौन सा है, तो ये है धुलीखेल। धुलीखेल नगर पालिका जो कि नेपाल में है, ये एशिया का दूसरा हेल्दी सिटी है और नेपाल का पहला है। तो एशिया का पहला कौन सा है, तो वो है भारत के पुणे का बांदा। पुणे का बांदा, BANDA, ये एशिया का पहला हेल्दी सिटी है। हेल्दी सिटी WHO कैसे डिसाइड करता है, और जिसको हेल्दी सिटी डिक्लेयर कर देता है WHO, उसको $5000 का इनाम भी देता है। देखो, हेल्दी सिटी ऐसे मतलब वहां पे जैसे क्वालिटी हेल्थ केयर कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक से आ पा रहा है नहीं, हेल्थ इनिशिएटिव्स कैसे हैं, न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन फ्रेंडली प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता अगर है और वो हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रही है, इस तरह की चीजें उस पर डिसाइड करता है WHO। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा प्रमाणन सर्टिफिकेट मिलने वाली जो है वो कंपनी कौन सी है, यानी विश्व स्तरीय सर्टिफिकेट इसे मिला है। ये कंपनी है रेलटेल, जो अभी अभी नवरत्न कंपनी भी बनी है। ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसको पर्यावरण प्रबंधन के लिए ये अचीवमेंट मिला है। कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो ये कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन कौन बने हैं 3 महीने के लिए, अंतरिम चेयरमैन बने हैं जब तक परमानेंट कोई नहीं मिल जाता। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ONGC की सब्सिडरी है, महारत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। तो रजनीश नारंग बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 3 महीने के लिए चेयरमैन। इन्होंने जगह ली पुष्प कुमार जोशी की। पुष्प कुमार जोशी। हाल की मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे अपने परिचालन को में जो समय है उसको एक समान बनाने के लिए मास्टर क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, जो सुरक्षा और दुर्घटना जांच में चुनौतियों का समाधान जिससे होगा। कहने का मतलब यह है, भारत की जितनी भी ट्रेन है सब में टाइम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम यह है कि टाइम एक जैसा नहीं होता। तो जब मान लो कोई रेल का एक्सीडेंट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन है या जो लीगल चीजें हैं, दुर्घटना की जांच वगैरह, उनमें फिर काफी चुनौतियां आती हैं जब ट्रेन का टाइम सेम नहीं होता सबका, राइट। और कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता फिर ढंग से। तो ये मास्टर क्लॉक सिस्टम किसने बनाया है, ये बनाया है दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने, जो CSIR के अधीन काम करती है। CSIR हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन काम करता है और CSIR के अधीन काम करती है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये नाविक से टाइम लेंगी। नाविक जो हमारा अपना खुद का जो भूस्थानिक सेवाएं देने वाला सिस्टम है, जैसे अमेरिका का GPS यूज करते हैं हम, हमारा है नाविक। तो नाविक से डेटा लेगी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अभी अभी लंग कैंसर की एक वैक्सीन आई है,
तो दुनिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन है लंग कैंसर की, BNT116। कौन सी कंपनी बना रही है? इसे जर्मनी की बायोटेक कंपनी बना रही है, इसका नाम है बायोनटेक। दुनिया में नहीं, हाँ दुनिया में कह सकते हो 18 लाख लोग मर जाते हैं हर साल लंग कैंसर से। 18 लाख, एक कोई छोटे देश की आबादी जितने हो गए। क्योंकि लंग कैंसर फैलता है प्रदूषण से, सिगरेट वगैरह पीने से और भी कई चीज़ों से। तो जर्मनी की बायोटेक कंपनी जो है बायोनटेक, इसने ये दवाई बनाई है BNT116। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री यानी GNSSR, ये एक नई टेक्निक है। इससे आप काफ़ी दूरी से ही किसी चीज़ का आकलन कर सकते हैं। तो ये इसरो इसका उपयोग करके समुद्र और मिट्टी के जो पैरामीटर है उनका अध्ययन करेगा। ये किसने बनाई है? GNSSR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GNSSR ये रिमोट सेंसिंग एक सैटेलाइट है, एक टेक्निक है। तो ये धरती से 475 किलोमीटर दूर रहेगी, यानी 475 किलोमीटर दूर रहेगी। तो इसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने लगाया है, यानी जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो का सेंटर है ये अहमदाबाद में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसने एक सैटेलाइट बेस्ड सेंसर बनाया है जिसका नाम है GNSSR। ये धरती से 475 किलोमीटर दूर रहेगी और वहीं से बता देगी कि हमारे ओशियन जो हैं वो किस तरह के हैं, मिट्टी जो है उसकी, मतलब उनकी क्वालिटी वगैरह वहीं से जज कर लेगी बैठे बैठे। तो GNSSR रिमोट सेंसिंग का एक नया तरीका है जो बहुत डिस्टेंस से ही, यानी एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट या ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसिफिक आइलैंड फोरम। पैसिफिक आइलैंड फोरम एक मंच है, 18 कंट्रीज के मेंबर हैं। ये 18 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह, इस तरह के कंट्री जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं, यानी पैसिफिक ओशियन में जो हैं। तो उनका फोरम होता है जिसे बोलते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम। इस बार इनकी बैठक कहाँ पे हुई? ये हुई इस बार टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा में। तो आंसर है ऑप्शन सी, टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा में। और 18 तो मेंबर हो ही गए, बाकी इन्होंने और भी कंट्रीज को इनवाइट किया था। तो टोटल 40 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था लगभग। लेकिन आपको ये याद रखना है पैसिफिक आइलैंड फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है फिजी की राजधानी सुवा में, SUVA, सुवा। जो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देख रहे हैं, ऑप्शन ए, फिजी की राजधानी सुवा, ये इनका हेडक्वार्टर है। लेकिन हुआ कहाँ पे था ये इनका फोरम? अभी उनकी बैठक 2024 में नुकुअलोफा, टोंगा, और 18 कंट्रीज के मेंबर है। ये कब बना था पैसिफिक आइलैंड फोरम? 1971 में बना था। पश्चिम बंगाल के कौन से बंदरगाह ने बंगाल मिडल ईस्ट एक्सप्रेस एक कंटेनर सर्विस स्टार्ट करी है सामान पहुंचाने की? तो ये हल्दिया और कोलकाता जो बंदरगाह है वहां से जबल अली बंदरगाह UAE का, उसको जोड़ेगी। और बीच में चित्तागोंग बंदरगाह भी जाएगी जो कि बांग्लादेश में है। तो ये शुरू करिए कोलकाता पोर्ट ने, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने। हल्दिया पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? जहां पे हुगली नदी हल्दी नदी से मिलती है। हल्दी नदी हुगली में ही जाके मिलती है। तो हल्दी नदी और हुगली नदी जहां मिलती है वहां पे आता है हल्दिया पोर्ट बंगाल में। और कोलकाता पोर्ट तो आप जानते हैं बहुत बड़ा पोर्ट है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं। भारत का सबसे पुराना पोर्ट है ये, राइट। 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, 1870 में बना था। तो 154 ईयर हो गए। तो ये जो कंटेनर सर्विस स्टार्ट करी है किसने करी है? तो ये कंटेनर सर्विस 2 कंपनियों ने मिलकर करी है। एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है ओशियन सैल्यूट लाइन, ओशियन सैल्यूट लाइन। और एक कंपनी है MBK लॉजिस्टिक्स, MBK लॉजिस्टिक्स। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर शुरू करी है। MBK लॉजिस्टिक भारत की कंपनी है, ओशियन सैल्यूट लाइन सिंगापुर की कंपनी है। तो इन्होंने शुरू करी है। तो हल्दिया कोलकाता बंदरगाह को ये चित्तागोंग बंदरगाह बांग्लादेश का, और फिर जबल अली बंदरगाह UAE का, उससे जोड़ेगी। अगली पीढ़ी के स्पेस सूट। स्पेस सूट होते हैं जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं, जो वो ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, उसे स्पेस सूट बोलते हैं। उसमें 4G या LTE सिस्टम लगा होगा कम्युनिकेशन के लिए। 4G या LTE सिस्टम जो नोकिया लगाएगी, जिससे जब वो अंतरिक्ष में चले जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे आर्टेमिस 3 मिशन के तहत, राइट। तो ये कौन बना रहा है ये स्पेस सूट? ये बना रहा है एक्सियोम स्पेस, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है एक्सियोम स्पेस। ये फिनलैंड की कंपनी नोकिया के साथ मिलकर 4G या LTE संचार टेक्नोलॉजी अपने स्पेस सूट में लगा रही है। तो अंतरिक्ष में क्या होगा जब ये वैज्ञानिक चले जाएंगे, खासतौर पे चांद पे, क्योंकि आर्टेमिस 3 मिशन चांद का मिशन है नासा का। तो जब वो चांद पे चले जाएंगे तो वहां से HD वीडियो हमें भेज पाएंगे। 4G LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। तो वो HD वीडियो भेज पाएंगे हमें, वहां से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी क्रू टू क्रू कॉन्टैक्ट। जो क्रू जा रहा है वो आपस में दूसरे क्रू से कॉन्टैक्ट कर पाएगा और रियल टाइम HD वीडियो चांद से धरती पे आ पाएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है एक्सियोम के द्वारा। एक्सियोम स्पेस सूट बना रहा है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को नोकिया बनाएगा। तो ये था हमारा वीडियो 3 सितंबर का। मिलते हैं फिर
4 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।